नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला, कई पर्यटक हुए घायल। पहलगाम आतंकवादी हमले पर अमित शाह ने बुलाई बैठक, गृह सचिव और आईबी अधिकारी हुए शामिल। पीएम मोदी का सऊदी अरब यात्रा के दौरान विशेष सम्मान। संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं, कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। वक्फ संशोधन बिल पर सच्चे मुसलमानों से अपील, अल्लाह के लिए झूठ मत बोलो, कहा किरण रिजिजू ने। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक इमरजेंसी हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सीआरपीएफ, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों को विशेष रूप से बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बैठक में हमले की साजिश, खुफिया इनपुट और भविष्य की रणनीति पर गंभीर रूप से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक यह हमला टारगेटेड हो सकता है और इसके पीछे सीमा पार की साजिश हो सकती है। बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले लिए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, ताकि घाटी की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा और हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक इमरजेंसी हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सीआरपीएफ, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों को विशेष रूप से बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बैठक में हमले की साजिश, खुफिया इनपुट और भविष्य की रणनीति पर गंभीर रूप से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक यह हमला टारगेटेड हो सकता है और इसके पीछे सीमा पार की साजिश हो सकती है। बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले लिए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, ताकि घाटी की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा और हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। जब उनका विमान सऊदी अरब के हवाई अड्डे क्षेत्र में पहुंचा तो वहां के F-15 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को सुरक्षा प्रदान की। ये एक विशेष सम्मान के रूप में देखा गया, जो भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का संकेत है। विदेश मंत्रालय ने इस पल का वीडियो भी जारी किया, जो दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे को दर्शाता है। ये इशारा भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती और मजबूत होते रक्षा सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब रवाना होने से पहले एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत और सऊदी अरब दोनों के क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में समान हित है। उन्होंने सऊदी अरब को भारत का भरोसेमंद मित्र, समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार बताया। ये बयान दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। पीएम मोदी ने इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस यात्रा के महत्व को रेखांकित किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नया और बड़ा बयान सामने आया है। धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है और सांसद ही संविधान के अंतिम मालिक हैं। संविधान में संसद से ऊपर किसी पदाधिकारी की कल्पना नहीं की गई है। धनखड़ ने इस बयान से एक बार फिर न्यायपालिका और संसद के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून को लेकर टिप्पणी की आलोचना की थी और कहा था कि अगर ऐसे ही है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। धनखड़ के बयान से ये सवाल उठने लगा है कि क्या संसद से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट या संसद ही सर्वोच्च है। ये बहस अब देश में एक नए विवाद को जन्म दे सकती है।
वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष और हिंदू समाज द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन और विरोध जारी है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में वक्त बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। वक्त के खिलाफ देश भर के मुस्लिम संगठनों ने एकजुटता दिखाई और बिल को धर्म में सीधे दखलंदाजी करार दिया है। वक्त संशोधन बिल को लेकर मुंबई दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी और मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्त संशोधन बिल पर सभी पार्टियों की राय सुनी गई है। 9,72,000 से ज्यादा संपत्ति जमीन वक्त के पास है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आया। जो भी हमारे देश में गरीब हैं, हम उनको हक दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गुमराह किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी मुसलमानों का हक छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस और उसके साथी बाबा साहेब के संविधान को नहीं मान रहे हैं। कुछ दिन में एक सूची जारी करेंगे, हम उनको एक्सपोज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम सच्चे मुसलमान को अपील करते हैं, अल्लाह के लिए झूठ मत बोलो। वक्त कानून उनके लिए ही है। 77 साल तक जो मुसलमानों को गुमराह किया और कुछ नेता जो मुसलमानों को वोट बैंक बनाते हैं, वोट बैंक के रूप में देखते हैं, वो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कुछ इनोसेंट लोगों को भड़का के, ये भी सच है कि कई इनोसेंट भी प्रोटेस्ट में आए, लेकिन हम सच्चे मुसलमानों को हम अपील कर रहे हैं, सच्चे हिंदुस्तानी बनो, सच्चे मुसलमान बनो, अल्लाह के नाम पे झूठ मत बोलो। अगर एक सच्चा मुसलमान है तो ये झूठ नहीं बोल सकते हैं कि कब्रिस्तान और मस्जिदें छीनने जा रहे हैं। कौन सा कानून, कौन सा प्रावधान में लिखा है? ये देश संविधान से चलता है, किसी का मस्जिद छीन सकता है क्या? और ये झूठ बात बोलना, ये तो पाप काम है। ये लोग जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, उनको आत्मा भी शांति नहीं मिलेगा। मुसलमान के जो समुदाय के बीच में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, महिलाएं हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। ये उनको बहुत फायदा होने वाला है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वक्त कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। इसे लेकर बीजेपी लगातार वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। अब शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि वहां दंगे हों ताकि इसी बहाने राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास भारी बहुमत है। ये सरकार जनता ने चुनी है। जो दंगे वहां हो रहे हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। इस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता। राष्ट्रपति शासन लगाकर इस तरह से देश नहीं चलाया जा सकता। राउत ने कहा कि मणिपुर में 3 साल से हिंसा हो रही है, लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, जबकि बंगाल में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास भारी बहुमत है। ये सरकार लोगों ने चुन कर दी है और वहाँ जो दंगे हो रहे हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वहाँ के जो दंगे है ना, बीजेपी चाहती है वहाँ दंगे हो जाए और दंगे के बहाने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक कूटनीति है, राजनीति है। महाराष्ट्र में कुछ कारण नहीं था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, वो तो खिलौना बन गया है ना।
मोदी और शाह जी का राष्ट्रपति शासन का मणिपुर में 3 साल के बाद लगाया। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार हो गए, तब नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन उनके लिए खिलौना बन गया है। इस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, और राष्ट्रपति शासन लगा के आप राज नहीं कर सकते। जो कहा है राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर, और सही है, ये देश में सभी काम गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर बीजेपी का नियंत्रण है, राष्ट्रपति भवन पर बीजेपी का नियंत्रण है, सर्वोच्च न्यायालय पर बीजेपी नियंत्रण लाना चाहती है। तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम है कहाँ, मुझे बताइए। जब चाहे हम राष्ट्रपति शासन लगा दे, जब चाहे हम सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, बकवास करेंगे। यही चल रहा है ना इस देश में। पिटिशन लेके आओ और दबाव डालो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये दबाव मानने को तैयार नहीं। अपने बयान में राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी उनके पश्चिम बंगाल पर दिए गए बयान पर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान को लेकर संजय राउत ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे को इन मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कौन शिंदेगढ़? पश्चिम बंगाल में आश्चर्य है कि अब तक ये वाशिंगटन अमेरिका में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात क्यों नहीं कर रहे, या इंग्लैंड में। अरे आपकी औकात देखो क्या है, कहाँ पहुंचे आप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड को लेकर हिंसा और आम जनता के पलायन से स्थिति गंभीर हो गई है। लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर ममता बनर्जी सहित शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मुर्शिदाबाद की घटना को बीजेपी प्रायोजित घटना बताया है। उनके आरोपों को जवाब देते हुए बीजेपी सांसद और जेपीसी कमेटी के सदस्य जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ममता विक्टिम से क्यों नहीं मिल रही हैं। कलकत्ता में इमामों से मिल रही हैं। जो हिंदू पलायन कर गए हैं उनके लिए जांच कमेटी या न्यायिक जांच की मांग नहीं कर रही हैं। ममता और संजय राउत बताएं कि अब विक्टिम अपने घरों में वापस जाएंगे। सीएम की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा करना। जो हिंदू पलायन कर गए हैं मुर्शिदाबाद से मालदा, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है। आप एक कोई इंक्वायरी एसआईटी हो, कुछ हो, बना दीजिए। जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके नाम सामने आ जाएंगे। ये खाली पॉलिटिसाइज करके आरोप लगाना अलग है। आप न्यायिक जांच रिकमेंड कर दीजिए। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो चीफ जस्टिस को लिख करके कह सकती है कि साहब मुर्शिदाबाद की घटना की आप न्यायिक जांच करा दें, चाहे सिटिंग जज से, चाहे रिटायर्ड जज से। ये नहीं कर रही है, तो इस पे अगर हमारे चाहे यहाँ अरविंद सावंत जी या चाहे हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर बोल रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कब वापस आएंगे मालदा से। वो अपने घरों में जाने के लिए तैयार नहीं। धमकाया जा रहा है कि जिस दिन पैरामिलिट्री फोर्सेज हटेंगी फिर वही हश्र होगा, और पैरामिलिट्री फोर्सेज हमने नहीं भेजा। हाई कोर्ट में ने सू मोटो लेकर के, और खुद हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के खिलाफ बाबा रामदेव की सांप्रदायिक टिप्पणियों को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इन टिप्पणियों को असमर्थनीय और चौंकाने वाला बताया है। रामदेव ने हमदर्द पर मदरसे और मस्जिदों को फंड देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हमदर्द कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विवादित टिप्पणी बाबा रामदेव ने इस महीने की शुरुआत में उनकी कंपनी का गुलाब शरबत लॉन्च करते समय की थी। लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन उससे कमाई गई रकम मदरसे और मस्जिद बनाने में लगती है। लेकिन अगर आप हमारी कंपनी का बनाया शरबत गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम का विकास होगा, पतंजलि यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी और भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा मिलेगा। जैसे लव जिहाद होता है वैसे ही ये शरबत जिहाद है। इस शरबत जिहाद से बचने के लिए ये मैसेज सब तक पहुंचाना चाहिए।
रामदेव की इन टिप्पणियों के बाद हमदर्द कंपनी ने बाबा रामदेव के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हमदर्द की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये मामला बहुत चौंकाने वाला है, केवल बदनाम करने तक सीमित नहीं है। ये समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे जो नफरत फैलाने वाली बातों के समान है, ऐसे मामले पर मानहानि के कानून की सुरक्षा नहीं मिल सकती है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिलहाल रामदेव बाबा की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया। महाराष्ट्र के मछुआरों के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार की रोज हुई बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक में फडणवीस सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। महाराष्ट्र के मछुआरों के हित में है, जिसके तहत अब महाराष्ट्र के मछुआरों को कृषि किसान का दर्जा प्राप्त होगा। मत्स्य व्यवसाय में कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इससे मछुआरों को कृषि क्षेत्र की सभी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। इस फैसले से राज्य के करीब 4,83,000 मछुआरों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। सरकार के इस फैसले के बाद मछुआरों को आगे से कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिलेंगी। इन सुविधाओं में शामिल है बिजली दरों में छूट, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, कृषि दरों पर कर्ज, बीमा योजना का लाभ, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं, जलीय कृषि जैसी नई तकनीक की आर्थिक सहायता और कोल्ड स्टोरेज व बर्फ कारखानों के लिए अनुदान भी सरकार के फैसले में शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि ये फैसला न केवल मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा। आइए सुनते हैं इस फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे। 4,83,000 इतने हमारे मछुआरों को आज से जो फायदे जो गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से जो हमारे किसानों को फायदा होता है, वो सारे के सारे फायदे हमारे मछुआरों को भी आज से मिलेंगे। उसमें जो कुछ फायदे मिलने वाले हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो वीज बोलते हैं उसमें उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडीज मिलेंगी, अलग अलग इंश्योरेंस के फायदे उनको मिलेंगे। उसके वजह से हमारे राज्य की जो फिशिंग की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, आज इनलैंड फिशिंग में हम लोग 17 नंबर पे है और मरीन फिशिंग में हम लोग 6 नंबर पे है। ये एक निर्णय के वजह से हम लोग आने वाले समय में हमारा महाराष्ट्र राज्य पहले 3 क्रमांक में जरूर आएगा, इतना मेरा विश्वास है। एनसीपी नेता और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो हाल बाबा सिद्दीकी का किया वही तुम्हारा करेंगे। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस तुरंत सचेत हो गई। बांद्रा पुलिस ने जीशान सिद्दीकी के घर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। साथ ही जीशान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। अब फिर उसी अंदाज में बेटे को धमकी मिलने से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मुंबई पुलिस ने साइबर सेल को जांच में लगाया है और मेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। हम देख सकते मकबा हाइट्स जो कि जीशान सिद्दीकी का घर है, वहाँ पर मुंबई पुलिस हो या SRPF का बल हो, यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा को लेकर फिर एक बार सवालिया निशान उत्पन्न हुए हैं, जिसको लेकर मुंबई पुलिस फिर एक बार हरकत में आई है। एक संदिग्ध व्यक्ति ने उनको ईमेल द्वारा एक मैसेज किया था कि उनको जान से मार डालेंगे, जिसके पश्चात मुंबई पुलिस फिर एक बार हरकत में आई है और उन्होंने यहाँ पर जीशान सिद्दीकी के घर के बाहर पुख्ता बंदोबस्त लगाया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जिसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो जायज़ा हमारे आवाज़ इंडिया की टीम ले रही है कि जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा को लेकर कैसा मुंबई पुलिस का बंदोबस्त तैनात है। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर अली के साथ आवाज़ इंडिया मुंबई। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। हिंगोली गेट परिसर स्थित पंपट बार किराना सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते करोड़ों की सामग्री जलकर खाक हो गई। ये आग 21 अप्रैल की रात करीब 11 बजे लगी। आग की चपेट में आया सुपरमार्केट उसी इमारत में लगी जिसमें पंपट वार परिवार रहता था। फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया और 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। अग्निशमन विभाग के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए परिवार के सभी सदस्यों और 12 भरे हुए गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात ये रही कि ये भयावह आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है।
अनुमान के मुताबिक करीब 3 करोड़ रुपए की सामग्री जलकर खाक हो चुकी है। गेहूं, चावल, तेल, दालें और सूखे मेवे जैसे सामान, किराना सामग्री का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी था। आग कैसे लगी इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं अभी भी आग को बुझाने और कूलिंग करने का काम जारी है। और यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा विराम। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हाल ही में जेंडर चेंज कर लड़के से लड़की बनी अनाया बांगर भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के घर पहुंची। अनाया ने सरफराज के पिता और परिवार से मुलाकात की और बताया कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अनाया ने मुलाकात की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि वो और सरफराज शुरुआत से अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने साथ में क्रिकेट खेलने के दिनों को याद किया। सरफराज खान ने भी अनाया के साथ वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्हें मिलकर काफी खुशी हो रही है। दोनों फोटो में एक थार कार के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसे सरफराज ने हाल ही में मॉडिफाई कराया है। अनाया ने सरफराज के साथ एक पुरानी फोटो भी शेयर की जब दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। इस फोटो में सरफराज अनाया के साथ मुशीर खान भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुशीर खान अभी IPL 2025 में पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं। तीनों बचपन में अच्छे दोस्त थे। उत्तराखंड के 80 साल के पदम सिंह कापड़ी और 70 साल की हीरा देवी को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया है। दोनों ने फिल्म पायर में अभिनय किया है, जो विनोद कापड़ी द्वारा निर्देशित है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों ने इससे पहले किसी भी फिल्म में अभिनय नहीं किया था। पदम सिंह भारतीय सेना के रिटायर सिपाही हैं और हीरा देवी एक किसान हैं। दोनों का ताल्लुक उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ की तहसील बेरीनाग से है। फिल्म पायर को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। इसे कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिल्म का विश्व प्रीमियर 28वें लैटिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दर्शक का पुरस्कार दिया गया था। फिल्म को 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही हाल ही में 24वें अमेजन इंडिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मिसाल बन गई है। पदम सिंह और हीरा देवी की कहानी ने सबका दिल जीत लिया है। आखिरकार फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज से माफी मांग ली। अनुराग कश्यप इन दिनों विवादों में घिरे हुए थे। हाल ही में उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब अनुराग कश्यप ने माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर माफी मांगी। अनुराग कश्यप ने लिखा, मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा भूल गया। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो मुझसे आहत हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मेरे उस गुस्से में मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैंने खुद ही ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। आगे अनुराग ने लिखा, अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी होगी तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रायपुर सिटी कोतवाली थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ पंडित नीलकंठ त्रिपाठी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 196 और 302 के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट का आगामी और चर्चित प्रोजेक्ट? वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आजकल आमिर खान चर्चा में है? क्या आमिर खान दर्शकों को एक बार फिर देंगे दंगल जैसी फिल्म? बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान ने हाल ही में अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वे महाभारत पर काम शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मल्टी फिल्म रूपांतरण होगा जिसमें कुछ समय लगेगा, स्क्रिप्ट में कुछ साल लगेंगे। आमिर ने भरोसा जताया कि फैंस इस प्रोजेक्ट को इस साल शुरू होते देख सकते हैं। वहीं आमिर ने बताया कि महाभारत का निर्देशन एक बड़ा काम होगा क्योंकि इसके विशाल स्तर को एक बड़े और व्यापक नजरिए की जरूरत है। साथ ही कहा कि इसमें कई निर्देशकों की आवश्यकता हो सकती है। क्या फिल्म में आमिर खान खुद अभिनय करेंगे, इस पर उन्होंने खुद भी सोचा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे देखेंगे कि किस भूमिका के लिए वे उपयुक्त लगते हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।